हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, एएलपी टेक्नीशियन की हमारी सीरीज वो कंटिन्यू चलती रहेगी, जिसमें हम आपको थ्योरेटिकल है वो ऑब्जेक्टिव टाइप और वन लाइनर क्वेश्चन है वो कंटिन्यू लाते रहेंगे आपके लिए। इसके अलावा ईडी की भी क्लासें कंटिन्यू करने वाले हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग की, जो सभी ट्रेडों के लिए कॉमन रहने वाला है। उनके लिए भी वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपके लिए रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर बात कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर लेथ पर फेसिंग करते समय जॉब के फेस पर एक पिन छूट जाती है, इस दोष को कैसे ठीक किया जाता है। बात की जा रही है लेथ पर फेसिंग करने की। तो मैंने आपको बताया था लेथ पर हम 3 प्रकार से ऑपरेशन करते हैं, टर्निंग, टेपर टर्निंग और फेसिंग। ठीक है, तो 3 प्रकार से ऑपरेशन करते हैं। तो उसमें टर्निंग होती है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा जॉब होता है या लेथ मशीन होता है उसके एक्स के पैरेलल जो फीड दी जाती है समांतर, वो होती है हमारी टर्निंग। टेपर टर्निंग होती है कि एक्स के किसी एंगल में फीड देना, और फेसिंग होती है एक्स के परपेंडिकुलर फीड देना। तो उससे क्या होगा, फेसिंग होगी। तो इसमें पूछा है कि फेसिंग करते समय जॉब के फेस पर एक पिन छूट जाती है, यानी कि जब हम फेसिंग कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि वर्कपीस के सेंटर में आकर एक पीप सा बन रहा है, एक पॉइंट बन रहा है। इसको कैसे ठीक करेंगे, तो इसको कैसे ठीक करेंगे तो वो पॉइंट क्यों बनता है, क्योंकि अगर हमारा जो टूल बंधा है वो सेंटर हाइट से ऊपर या नीचे बंधा हुआ होगा तो वो वहाँ पर क्या है, पीप सा बनकर आता है। तो उसको ठीक कैसे करेंगे, तो टूल को बिल्कुल सेंटर हाइट पर सेट करके उसको ठीक किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ एक पिन छूट जाती है, लेकिन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा कि एक पीप बन जाता है, पीप या पॉइंट बन जाता है। तो उसको कैसे ठीक करेंगे, तो टूल को बिल्कुल सेंटर हाइट पर सेट करके, यानी वहाँ पर पूछा जाएगा कि वो पीप क्यों बनता है, तो हमारा टूल है वो बिल्कुल सही सेंटर हाइट पर सेट नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें दिया हुआ है क्लॉकवाइज घुमाने वाले एक ग्राइंडिंग व्हील को वाशरों व नटों के द्वारा फिट किया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील की असेंबली में किस प्रकार की वी थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। तो डियर फ्रेंड, हमारा व्हील कैसे घूम रहा है, ग्राइंडिंग व्हील हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील जो होता है उसमें व्हील जो घूमता है अगर वो क्लॉकवाइज घूमेगा, और क्लॉकवाइज ही अगर कोई नट या बोल्ट की उसमें थ्रेड कटी होगी तो क्लॉकवाइज घूमने पर उसको क्या कर देगा, खोल देगा। तो इसलिए इसमें उल्टा सिस्टम होता है, ग्राइंडिंग व्हील में ओनली उल्टा सिस्टम रहता है। तो इसमें दिया है कि क्लॉकवाइज घूमने वाले ग्राइंडिंग व्हील को, ठीक है, तो क्लॉकवाइज घूमने वाला ग्राइंडिंग व्हील है तो उसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी होगी। क्या, लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी होगी। अब लेफ्ट हैंड थ्रेड क्यों कटी होगी, क्योंकि जब क्लॉकवाइज वो घूमेगा, क्लॉकवाइज जब वो घूमेगा, ठीक है, हमारा व्हील क्या घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, और उसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी हुई है। तो एक दूसरे के दोनों क्या हो गए, विपरीत हो गए। एक दूसरे के दोनों क्या हो गए, विपरीत हो गए। इस वजह से वो जो नट है वो लूज नहीं हो पाएगा, नट है वो ग्राइंडिंग व्हील का खुलेगा नहीं। जैसे ही व्हील चलेगा तो वो नट क्या होगा, और टाइट होता रहेगा, यानी कि इसकी ग्रिपिंग पावर है वो बढ़ती रहेगी, न कि लूज होगी। इसलिए इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड थ्रेड है वो कटी हुई होती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि ग्राइंडिंग व्हील हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर को चूज करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, इसमें दिया है बोल्ट के थ्रेड वाले भाग को खराब होने से बचाने के लिए किस नट का प्रयोग किया जाता है, जो कि सुरक्षित कार्य कवच के रूप में तथा एक संरक्षक की तरह कार्य करता है। तो ऐसा कौन सा बोल्ट होता है जिसके ऊपर एक गुंबद बना हुआ होता है, जिससे क्या होता है उसको लगाने से
जो थ्रेड उसके अंदर रहेगी उन पे जंग वगैरह नहीं लगता है, वो थ्रेड खराब नहीं होती है, ठीक है। यानी कि एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। तो वो क्या होता है, डोम नट या फिर केप नट के नाम से जानते हैं। डोम केप नट नहीं है, डोम नट या फिर केप नट, दोनों प्रकार के नट होते हैं। उनके ऊपर क्या बना होता है, गुंबद का आकार का बना हुआ होता है। वैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो केप नट और डोम नट दोनों अलग अलग चीज़ होती है, लेकिन दोनों के ऊपर ही गुंबद बना होता है। एक के ऊपर फ्लैट बना हुआ होता है, ऊपर से कवर रहता है, और एक के ऊपर गोल गुंबद बना हुआ होता है, केप के समान बना हुआ होता है, ठीक है। तो वहाँ पर या तो डोम नट मिलेगा या केप नट आपको मिलेगा। डोम नट और केप नट दोनों मिले तो आपको वहाँ पर क्या राइट आंसर करके आना रहेगा, केप नट वहाँ पर राइट आंसर आपको करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। 9 नंबर में दिया हुआ है कि नीचे चित्र में दर्शाया गया इंस्ट्रूमेंट के नाम क्या है। तो इंस्ट्रूमेंट हमें देखने हैं। तो यहाँ पर देखने से क्लियर पता चल रहा है कि ये क्या है, गेजेस यहाँ पर रखे हुए हैं। कौन सा गेजेस यहाँ पर रखा हुआ है, तो फिगर में हम देख सकते हैं कि टेपर में बने हुए हैं, तो एंगल वगैरह चेक करने के काम में आते होंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अगर यहाँ पर कुछ और रखा हुआ होता, जैसे फीलर गेज होता, स्क्रू पिच गेज होता, प्लग गेज होता, स्निप गेज होता, वहीं पर अगर मैं बात करूँ रिंग गेज होता, तो इनके क्या है, अलग अलग आपको फिगर वो दिए हुए मिल सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज बन सकता है, प्रोग्रेसिव स्निप गेज बन सकता है। तो ये इस प्रकार के फिगर आजकल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए आप देख रहे होंगे कि मैं लगातार कंटिन्यू 1 से 2 क्वेश्चन है वो फिगर वाले भी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये फिगर में देखने से क्लियर हो रहा है कि ये हमारा कौन सा हो जाता है, एंगल गेज हो जाता है, ठीक है। नीचे आप आंसर में भी देख सकते हैं कि एंगल गेज यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है नीचे बने स्क्रू का नाम क्या है। तो नाम आपको इस स्क्रू का देखकर आपको बताना है, ठीक है। इसकी जो हेड बना हुआ है ये शंकु के आकार का बना हुआ है, ऊपर स्क्वायर स्लॉट इसमें कटा हुआ है, यानी कि फिलिप हेड स्क्रू है, ठीक है। आगे इसमें देख सकते हैं कि आप इसमें थ्रेड कटी हुई है। तो ये कौन सा होता है, सेल्फ टेपिंग स्क्रू होता है, जो अपने आप चूड़ियाँ बना लेता है, ठीक है। अगर बात करें हेड की, तो फिलिप हेड स्क्रू है, ठीक है। आंसर में क्या दिया हुआ है, क्रॉस रिसेस वाला सेल्फ टेपिंग स्क्रू है। क्रॉस रिसेस यानी कि फिलिप्स हेड सेल्फ टेपिंग स्क्रू हमारा है ये, ठीक है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, ये फिलिप्स हेड है। इस प्रकार का हेड अगर स्क्वायर में मिल रहा है आपको, तो वो फिलिप्स हेड होता है। फिलिप्स हेड सेल्फ टेपिंग स्क्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर का। इसमें दिया हुआ है कार्बोराइजिंग की किस विधि में चारकोल, हड्डी और चमड़े का प्रयोग करके कार्बन को उत्पन्न किया जाता है। कार्बोराइजिंग की ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें चारकोल, हड्डी, चमड़े का प्रयोग करके कार्बन को उत्पन्न करते हैं। तो ये कार्बोराइजिंग की कौन सी क्रिया की बात की जा रही है, केस हार्डनिंग की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, केस हार्डनिंग की बात की जा रही है, जिसमें क्या होता है, हम वर्कपीस को यानी कि माइल्ड स्टील को चारकोल, हड्डी, चमड़े के बुरादे के साथ में मिक्स करके एक बॉक्स में बंद करके उसको हीट उत्पन्न करते हैं। उसमें क्या देते हैं, हीट देते हैं, जिससे चारकोल, हड्डी, चमड़ा, इनकी जो कार्बन होती है वो कार्बन हमारे एमएस प्लेट के सरफेस पर जमा हो जाती है, और उसकी ऊपर की सरफेस है वो हार्ड हो जाती है, जिसको केस हार्डनिंग बोला जाता है। उसको केस हार्डनिंग बोला जाता है। तो ये कार्बन उत्पन्न किया जाता है। तो ये कौन सा मेथड होता है, तो ये हमारी पेक कार्बोराइजिंग होती है, ठीक है। पेक कार्बोराइजिंग होती है। ये अलग अलग मेथड होते हैं केस हार्डनिंग के, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, ठीक है, फ्लेम हार्डनिंग। ये अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग तरीके से हम केस हार्डनिंग वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर का। और 12 नंबर में क्या दिया है कि ऐसे बीयरिंग का नाम बताएं जिसमें लोड अब शाफ्ट के एक्स के लंबवत पड़ता है। शाफ्ट का एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर पड़ता है, लंबवत पड़ता है। तो कौन सा बीयरिंग होता है, तो रेडियल या जर्नल बीयरिंग के
एक्स के शाफ्ट के एक्स के परपेंडिकुलर उस पर लोड पड़ता है। ठीक है, शाफ्ट का एक्स यानी कि जो टायरों के बीच में धुरा होता है उसकी एक्स के परपेंडिकुलर यानी उसके 90 डिग्री में फोर्स लगता है। ठीक है, तो लोड लगता है तो वो कौन सा होता है, रेडियल या जनरल बीयरिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंटर लेथ पर सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा पहले बने हुए होल को बड़ा करने वाली क्रिया का नाम बताएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, काफ़ी बार मैंने आपको इसको क्लियर करवाया है। ठीक है, क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है हमारा, पहले से ड्रिल होल बना हुआ है। ठीक है, और उसमें करने वाली क्रिया का नाम बताइए। यानी कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा पहले से बना हुआ ड्रिल होल है, तो उसमें सेंटर लेथ पर क्या ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं दिया है कि कुछ गहराई तक बड़ा करना है। ठीक है, इसमें क्या है, होल बड़ा करने की क्रिया का नाम पूछा गया है। तो होल को बड़ा करने की क्रिया कौन सी होगी, बोरिंग क्रिया होगी। अगर यहाँ पर लिखा होता होल को कुछ गहराई तक बड़ा करना, क्या लिखा हुआ होता, यहाँ पर दिया हुआ मिलता है कि होल को कुछ गहराई तक बड़ा करना, तब यहाँ पर हम जाते काउंटर बोरिंग की तरफ में। ठीक है, इसके अलावा एक काउंटर सिंकिंग होती है जिसमें होल के किनारों को चेम्फर किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के आ गए हैं, तो उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनके आंसर है वो साथ में दिए हुए हैं, तो उनमें आपको गेस करके बताने में आसानी रहती है, तो इसलिए मैं उनके आंसर है उनको हाइड करूँगा पहले, उसके बाद में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।